हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आशा करते हैं आप लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम नए सेशन के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, कहेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। ठीक है, तो इसमें आप लोग बने रहेंगे। एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। इसमें आप लगभग 40 से 45 मिनट कोशिश करेंगे कि जल्दी समझा पाए, क्योंकि इसमें कुछ ज्योमेट्री का काम है। अगर आप समझे होंगे तो शायद सुविधा होगी आपको समझने में, बाकी आपका टाइम नहीं लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, क्या बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण बनाए। अवतल दर्पण का हम नाम रख देते हैं एम डैश। ठीक है, और इसको कलाई कर देते हैं, इसको कलाई कर देते हैं। ठीक है, और ये हुई प्रधान अक्ष, जिस प्रधान अक्ष का ये हो गया ध्रुव, ये हुआ फोकस, और ये हुआ वक्ता केंद्र। ठीक है, ये वक्ता केंद्र हो गया। अब क्या करते हैं, आपको इमेज फॉर्मेशन में हम बताए थे कि यदि वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं, ठीक है, तो मान लो कि हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। सर रुक गया, वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, और यहाँ से जो इसकी छाया निकलेगी, ये किरण निकलेगी, तो ये कहाँ से फोकस से होकर के गुजरेगी। ये फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी बात ये बताए थे कि अगर किसी किरण को आप वक्ता केंद्र से होकर के डालोगे तो फिर से उसी माध्यम में वो लौट जाएगा। हो रहा है। तो इस तरह से दोनों किरण यहाँ कटा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु रखे हैं इसको मान लेते हैं हम कि ए है और ये बी है, और यहाँ पर जो ये इसका प्रतिबिंब बना है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक है, तो अभी तक, और ये इसको मान लेते हैं कि इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये एन है, और इसको मान लेते हैं कि ये इसी तरह से ये क्यू है। हमने यहाँ पर लंब डाला है, यहाँ पर लंब डाला है, तो अपने लोग का फिगर क्लियर है। अब फिगर में क्या सब चीज किए हैं इसको लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग जो दर्पण लिए हैं वो दर्पण लिए हैं अवतल, तो यहाँ लिख लेते हैं, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर, ए बी कोई वस्तु है जिसका वास्तविक एवं बताइए, तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, है ना? समझ रहे हो, आपको इमेज फॉर्मेशन में बताए थे, यहाँ वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना है। एफ एवं सी के बीच बना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कर लेते हैं, और एक चीज और भी लिख दीजिए, यहाँ क्यू एन लैम्ब डाले हैं, तथा क्यू एन लंब एपी
डाला। आशा करते हैं यहाँ तक समझे होंगे क्या सब लिखे हैं, जितना काम किए थे उतना बात लिख दिए। अब इसमें लिखना है, अब एक चीज बताओ, वस्तु की दूरी, ये ना, ये है वस्तु ना, तो यहां से लेकर के यहां तक ये तो वस्तु की दूरी है। तो हम लोग मान लेंगे, माना वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर, जब हम दर्पण सूत्र बता रहे थे तो दर्पण सूत्र में बताए थे कि वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, u, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को v से और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। इतना आप लोग जान रहे होंगे, आशा करते हैं हम जान रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ, वस्तु या वस्तु की दूरी लिख लिए। अब बताइए कि अब लिखना है हम लोग को प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, a डैश p, ये प्रतिबिंब यहाँ बना है ना, यहाँ देख रहे हैं यहाँ बना है, तो a डैश p, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है a डैश p। अब प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते किसी से, v से। और उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी बोलिए, पी एफ बराबर क्या लिख लेंगे, f। और एक चीज और लिख लीजिए, वक्ता केंद्र का भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। पी सी वक्ता केंद्र, सॉरी वक्ता त्रिज्या, इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f, और यहाँ से, वैसे इसे पिछले क्लास में हमने सिद्ध किए थे कि r बराबर क्या होता है, 2f। तो अगर ये वक्ता त्रिज्या है तो 2f लिख सकते हैं ना। चलो अब अपन लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहां तक आया, यहाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाण, अब समझना चालू। यहां तक तो भाषा था जिसको लिखना है, अब यहां से समझने वाली बात है। चलिए अब एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इन दोनों त्रिभुज में लेंगे, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसको मान लीजिए, इस एंगल को मान लीजिए कि 1 है, इसको मान लीजिए 2 है, और इसको मान लीजिए कि ये 3 है, और इसको मान लीजिए कि ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें चलिए नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में किस त्रिभुज में लिए वो जरा गौर से देखेंगे। फिर से देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये ऐसे वाला देख लीजिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इन दोनों त्रिभुज में। चलिए अब एक चीज देखिए, इसमें कोण 1 है और इसमें कोण 4, 1 और 4 समकोण है, बराबर होगा कि नहीं होगा, कोण 1 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं होगा, समकोण है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री समकोण है, ये भी 90 ये भी 90 समकोण हो गया। दूसरी बात कि कोण 2 बराबर कोण क्या होगा, 3, कोण 2 बराबर कोण 3। ये किस तरह से लिखे इसको,
शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब यदि ये अब यहाँ समझिए, यहाँ अब हम पिछले क्लास में जा रहे हैं, क्लास 9th की बात करेंगे, और क्लास 10th में तो आप लोग समरूप शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हम समझाने की प्रयास करेंगे। अब आइए एक चीज बताइए, आप सर्वांगसम के बारे में पढ़े होंगे, सर्वांग सम, और एक होता है समरूप, सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज लेंगे, सर्वांगसम के लिए दो त्रिभुज लेंगे, जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुज के ये सब चीज, सारा चीज, सर्व मतलब सब अंग समान, मतलब जिस दो त्रिभुज की सब कुछ समान हो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। यदि ये भुजा बराबर ये भुजा हो, ये भुजा बराबर ये भुजा हो, ये भुजा बराबर ये भुजा हो, तो ये हो जाएगा क्या चीज, सर्वांगसम। ठीक है। और यदि अगर इस तरह का मान लो है, इस तरह का, इसको सर्वांगसम कह सकते हैं क्या। देखिए एक जैसा है, देखने में एक ही जैसा, लेकिन इससे ये छोटा है, लेकिन एक ही जाति प्रजाति का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग समरूप। इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, एक ही रूप का है ना, एक ही रूप का हो तो इसको बोलेंगे समरूप। तो समरूप का साइन ये होता है, समरूप का साइन ये होता है, ठीक है, ये होता है समरूप का साइन। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि संगत भुजा क्या होता है और संगत कोण क्या चीज होता है। देखिए संगत भुजा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ये भुजा और इसमें ये भुजा बराबर है कि नहीं है, तो कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो गया बोलिए तो डी ई, इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं संगत भुजा। यदि दो समरूप ये त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, तो इसको और इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोलिए संगत भुजा, संगत भुजा। और बीसी का संगत भुजा क्या होगा बोलिए तो, बीसी का संगत भुजा, बीसी का संगत भुजा हो जाएगा ई एफ। देखिए ना ये बराबर ये है, तो बीसी का संगत, इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई एफ, ठीक है। और इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, ये। कहने का मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए डी एफ, मतलब संगत भुजा की बात कर रहे हैं, संगत भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ संगत भुजा। और इसी तरह से संगत कोण भी शायद आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, अगर इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे तो बहुत देर का वीडियो बनेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए हम फिर समझाने की प्रयास किए हैं पिछले क्लास में जा करके। अब आइए, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण, यदि कोई दो त्रिभुज है, अगर दो कोण समान हो गया तो तीसरा कोण से तो ही समान होगा। तो अगर यहाँ पर ये कोण बराबर ये हो गया और ये कोण बराबर ये हो गया, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये और ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा, है ना। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, समरूप हो जाएगा। और यदि ये समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज का गुण है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये दो त्रिभुज के, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसको याद रखें। दो त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। फिर से सुनिए क्या बोले, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कहने का मतलब ये हुआ
ये और ये अगर समरूप है तो इसमें क्या, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि लंब बटे लंब बराबर में क्या हो जाएगा, आधार बटे में आधार। लंब बटे लंब मतलब इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार, इस दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब ए बी बटे, मतलब इसका लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज में इसका भी लंब लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार ले रहे हैं तो इसका आधार ले रहे हैं तो इसका आधार क्या चीज, ए सी, इसका आधार क्या है, ए सी, तो ए सी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ए डैश सी, मतलब इस त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी आधार लीजिएगा, हाँ, तो ए डैश सी। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। आइए अब इसी तरह से हम चलते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम किया है उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में भी काम करेंगे। चलिए आइए त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज क्यू एन एफ, क्यू एन एफ एवं इधर से ऐसे करके लिया है तो इसमें भी ऐसे करके लीजिएगा, ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों त्रिभुज। अच्छा यहाँ तक 4 कोण आ गया था, इसको मान लेते हैं कि ये 5 है, इसको मान लेते हैं क्या 6 है। ठीक है, इसको 6 मान लिया, इसको मान लेते हैं 7, यहाँ जो है इसको मान लेते हैं कि ये 8 है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, ये दोनों त्रिभुज में कोण 5 बराबर कोण क्या है, कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 6, और उसी तरह से कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8, ये तो 90 डिग्री क्योंकि दोनों समकोण है, ये और ये समकोण है इसलिए हो गया। और उसके बाद 7 बराबर 8, ये कैसे हुआ, ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये शीर्षाभिमुख कोण से हुआ। अब ये देखिए 2 कोण समान हो गया तो स्वतः ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना, इसी तरह से जैसे इसमें किए थे। तो इसीलिए त्रिभुज क्यू एन एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। यदि ये समरूप हो गया, हो रहा है, यदि ये समरूप हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ना कि इसका लंब क्या लिखिएगा बोलिए तो, क्यू एन बट्टे में क्या हो जाएगा बोलिए, इसका क्यू एन लिखे तो ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा, इसका लीजिए आधार, इसका आधार क्यू एफ मतलब इसका आधार ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा बट्टे यहाँ से यहाँ तक ए डैश एफ। क्योंकि इससे पहले हम बताए कि मतलब यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यदि ऐसे हो गया तो अब बताइए, अब इसको समीकरण 2 कर सकते नहीं, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद अब एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू एन है ना, यहाँ पर क्यू एन है ना, तो ये क्यू एन जो है, ये क्यू एन ये ए बी के बराबर है क्योंकि ये दोनों समांतर है और 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होता है, तो जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, क्यू एन के जगह पर, इस क्यू एन के जगह पर ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये बराबर ये, तो
क्यू एन के जगह पर ए बी दे सकते हैं। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया बोलिए तो क्यू एफ बटे ए डैश एफ। यहाँ पर किस तरह से हुआ है यहाँ पर ये बात लिख दीजिए, क्योंकि ए बी बराबर क्यू एन, ए बी बराबर क्यू एन, ए बी बराबर का क्यू एन, इस तरह से कर दिए। अब एक चीज बताइए, अब समीकरण, इसको समीकरण 2 कर देते, इसको समीकरण 2 कर देते, ठीक है। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 से नोटिस कीजिए कि इसमें इसका जो है LHS बराबर है, देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, और इसमें भी है ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों में बराबर है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर वाला चीज को ड्रॉप कर दीजिएगा, इसको और इसको इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, और जो बाद बाकी है उसको बराबर करके आप लिख लीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं बोलिए तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए अब क्या करना है, सोचिए। अब एक चीज बताइए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, क्या बोल रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, ये देखिए ना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बताइए ये जो है एकदम से ये लंब जो है ना एकदम से इस बिंदु पर होता, मतलब क्यू बिंदु पी के निकट होता, मतलब दर्पण का द्वारक छोटा। अभी आपको दिख रहा है ना कि यहाँ लंब है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता ना तो आपको ये लंब दिखाई नहीं देता, अगर ये यहाँ तब ये कहाँ नजर आता, आपको यहाँ पर नजर आता, पता ही नहीं चलता कि क्यू बिंदु कहाँ है। तो इसका मतलब जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो क्यू बिंदु जो है, ये क्यू बिंदु वो पी के निकट, बात समझ में आया। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्यू बिंदु पी के निकट होगा, बताइए होगा। यदि ऐसा होगा तो आप एक चीज बताइए कि पी एफ ये जो है क्यू एफ बराबर पी एफ होता कि नहीं, मतलब ये दूरी, यदि ये बिंदु यहाँ पर होता तो जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी होता। बात गौर कीजिए क्या बोल रहे हैं कि यदि ये बिंदु यहाँ होता तो मतलब क्यू एफ बराबर पी एफ होता, क्यू एफ बराबर क्या होता, पी एफ होता कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां हम लिख सकते हैं क्यू एफ बराबर का पी एफ, क्यू एफ बराबर पी एफ, ठीक है। अब देखिए, अब जो आप ये किए थे ना, इसमें आप क्या कर दीजिए, क्यू एफ के जगह पी एफ दे दीजिए, क्योंकि आपको क्यू एफ के बराबर क्या है, पी एफ, तो क्यू एफ के जगह क्या दे दीजिए, पी एफ दे दीजिए, ठीक है। अब ए सी बटे ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एफ के जगह आप क्या देना है, आपको पी एफ देना है, पी एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब यहां के बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अब ये चीज आप देखिए कि ए सी क्या चीज है इस दर्पण में, ए डैश सी क्या चीज है इस दर्पण में, पी एफ क्या चीज है इस दर्पण में, ए डैश एफ क्या है इस दर्पण में, ठीक है। ए डैश एफ क्या चीज है इस दर्पण में, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एसी कहां नजर आ रहा है आपको, दर्पण में बताइए तो एसी कहां नजर आ रहा है,
यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC है। अगर हम AP में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरा दूरी में से अगर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दे, ठीक है, तो ये दूरी निकल जाएगा। फिर से सुनिए क्या बोले, हमको तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। अगर इस पूरा दूरी में से इतना दूर की दूरी को घटा दे तो ये दूरी मालूम हो जाएगा। तो AC के जगह पर हम लिख सकते हैं AP माइनस का PC, AP माइनस का PC, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, A' C, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी के लिए क्या करना होगा, ये पूरा दूरी में से यहां तक की दूरी को सॉरी देखिए, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो क्या करना है, ये पूरा दूरी में से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी को घटा लेंगे तो ये दूरी पता हो जाएगा। तो क्या करते हैं बताइए, PC में से घटा लेते हैं A' को, A' बराबर है, बराबर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए PF यहां से यहां तक की, PF तो फोकस है, फोकस दूरी है, तो F आ जाएगा इससे, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो PF को PF ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद है A', अब A' देखिए कहाँ है, देखिए एकदम A', ये है A', यहाँ देखिए, यहाँ A'। तो क्या करते हैं हम, यहां से यहां तक की दूरी में से इसको घटा लेते हैं। फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, A' भी बस इतना तक की दूरी है, या यहाँ जो दिख रहा है यहाँ तक की दूरी निकालना है केवल। तो यहाँ से पूरा दूरी में से इतना दूर का दूरी निकाल लेते हैं, तो इतना ही दूर का ना बचेगा। हाँ, तो क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए क्या लिख दे, तो A' को लिखना है ना, तो क्या करते हैं, A' में से घटा लेते हैं PF को, PF, ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी को घटा लिए तो ये दूरी मालूम हो जाएगा। अब आइए, अगर आप इसको लिख लिए हैं, ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं चिन्ह परिपाटी का यूज। बताइए, एक स्पेशल वीडियो हम चिन्ह परिपाटी का बना के डाले हुए हैं। अब लिखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या कर सकते हैं आप देखिए, एकदम देखिए, अभी तक टेंशन नहीं हुआ है, हो सकता है जो समझ में नहीं आता तो टेंशन भी होने लगता, भाग नहीं जाइएगा, बने रहिए, फिर से देखना है, हारना नहीं है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। हाँ, बने रहिए। देखिए अब AP, यहाँ देखिए AP क्या चीज है, AP, ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP है, यहाँ पर वस्तु की दूरी है ना। और बताए थे चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और अवतल दर्पण में तो सब चीज का दूरी ही माइनस में होता है, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, तो टेंशन की बात ही नहीं, सब में माइनस लगाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। सब में चाहे वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, सब माइनस में ही आएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ AP है क्या चीज, वस्तु की दूरी, तो हम लोग AP के जगह पर क्या लेंगे, वस्तु की दूरी U लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे। हाँ, माइनस में लेंगे ना, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, तो माइनस U, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब PC देखिए ना, PC क्या चीज है, PC वक्ता त्रिज्या है, PC है, देखिए ना, PC का वैल्यू अपना लोग पहले ही लिख लिया, बुधियार है, PC लिख लिए हैं, PC 2F हुआ ना, PC का वैल्यू कितना है 2F, तो इसको माइनस में लिख लेते हैं, माइनस का 2F बटे
अब फिर से क्या है पीसी, इसको भी माइनस में लिखेंगे, माइनस का 2f। हाँ, उसके बाद माइनस था तो माइनस दिए, उसके बाद a डैश p, a डैश p क्या चीज है बताइए तो, क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होता है ना बउआ, चलो हाँ, तो माइनस का क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब पी एफ है, पी एफ देखिए, पी एफ फोकस दूरी, पी एफ फोकस दूरी, तब फोकस दूरी को क्या चीज लिखेंगे, माइनस का एफ बटे, उसके बाद ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, यहां देखिए क्या है भी, प्रतिबिंब की दूरी ना, तो क्या लिखेंगे माइनस का v, उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद है पी एफ, पी एफ फोकस दूरी, तो इसको लिखेंगे माइनस का f। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, आशा कर रहे हैं। अब देखिए, अब पहले चिन्ह को गुना उना कर लेते हैं, चिन्ह को गुना कर लेते हैं, तब माइनस यू, देखिए माइनस और माइनस प्लस 2f बटे माइनस का 2f, आइए माइनस और माइनस प्लस भी हो गया, बराबर माइनस का f माइनस का b या माइनस माइनस प्लस का f। अब क्या करी, अब क्या करेंगे बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस का f बराबर, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस f इंटू माइनस का 2f प्लस का v, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, अब आइए गुना करते हैं, पहले इस टर्म से इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे यू भी, यू भी है ना। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यू एफ, अब क्या करेंगे, इसके साथ हो गया दोनों में, अब इसके साथ दोनों में करेंगे, इससे दोनों में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ, 2vf, 2vf हो जाएगा। उसके बाद बताइए प्लस 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 2f स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर बराबर, अब देखिए अब इसके साथ गुणा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस vf। अब देखिए यहाँ कटने वाला चीज है कुछ, इसको और इसको काट दीजिए। अब एक चीज बताइए तो कुछ जुटने उठने वाला बात है क्या, अभी तक तो नहीं नजर आया ना। इस टर्म को भी सेट कर लीजिए, देखिए u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf बराबर, अच्छा नहीं नहीं इसको इस साइड कर लीजिए, ठीक रहेगा है ना, प्लस vf बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करना है, ये दोनों एक जाति का है ना, इसको घटा लेते हैं तो u भी माइनस यू एफ, अब यहाँ बचा माइनस का vf बराबर में 0। अब क्या करते हैं, ये जो है ना इसमें दोनों और uvf से भाग दे देते हैं, uvf से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो दीजिए तो भाग दीजिए, तो यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ है ना, इसमें भी यू भी एफ माइनस भी एफ है तो यू भी एफ बराबर 0 में भी दीजिए ना यू भी एफ से भाग है। अब देखिए यहाँ पर यू भी कट गया, यहाँ पर एफ कट गया, यू कट गया, यहाँ पर क्या कट गया, भी कट गया और एफ कट गया, या तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या बचा, 1 बटे एफ माइनस 1 बटे भी, यहाँ माइनस 1 बटे यू बराबर में भाग देंगे तो 0 होगा, 0 होगा ना, बताइए ना, 0 में किसी संख्या से भाग देते तो 0 होता है।
अब आइए, अब क्या करते हैं, 1/f बराबर, ये दोनों को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो 1/v प्लस में 1/u, यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूव्ड करना था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए हम, आपको दिक्कत कहाँ हुआ होगा, थोड़ा बहुत आपको समरूप त्रिभुज में दिक्कत हुआ होगा। नहीं, अगर आप समरूप त्रिभुज पढ़ लिए हैं ना, तो फिर दिक्कत की बात ही, सवाल ही नहीं बनता है, कहाँ दिक्कत होगा। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ समरूप त्रिभुज वाला में आता है, तो वहां पर आप वो गुण वहां पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अगर समरूप पूरा बताने लगेंगे तो फिर आप ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से हम थोड़ा बहुत फिर भी कोशिश किए समरूप बताने का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।